हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ सक्सेस कैप्सूल। आज हम लोग इस वीडियो में जनवरी 1 से लेके जनवरी 15 के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड करंट अफेयर है उसको डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैं आप लोगों को हर वीडियो में कहती हूँ कि जो करंट अफेयर होता है उसको कोई कैटेगराइजेशन नहीं होती, केवल जो डिफिकल्टी लेवल है वो वेरी करता है एग्जाम टू एग्जाम। तो इस वीडियो में जो आंसर के साथ जो एक्सप्लेनेशन दी गई है आप उसको भी ध्यान से सुने, वो भी आपके लिए इक्वली रेलिवेंट है। अ, इसी के साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि हम लोग ऑलरेडी जनवरी टू दिसंबर 2020 के जो इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स थे उनको डिस्कस कर चुके हैं। उसकी वीडियोज़ हमारे चैनल पे हैं, जिसका लिंक की डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपने चेक नहीं किया तो आप चेक कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हम लोग कोई नई वीडियो डालें तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो ये है कि कौन सी जो साउथ एशियन कंट्री है उसने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर की है कोविड-19 को लेके जनवरी 2021 में। और इस कंट्री ने जो स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगाई है वो अगस्त 2021 तक लगाई है। तो वो कंट्री है मलेशिया। मलेशिया के जो किंग है सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह, उन्होंने नेशन वाइड जो स्टेट ऑफ इमरजेंसी है वो डिक्लेयर की है कोरोना वायरस के चलते। जबकि क्रिटिक्स का ये कहना था कि उनकी जो अनस्टेबल गवर्नमेंट है उसको लेके जो है ये जो इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस नेशन में जो है वो स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है। ऐसे जापान ने भी जो है वो इमरजेंसी डिक्लेयर की है, लेकिन उन्होंने अपने बहुत लिमिटेड रीजन्स में जो है वो इमरजेंसी डिक्लेयर की है, लेकिन मलेशिया ने जो है वो कंप्लीट जो है वो इमरजेंसी लगाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकार विलाकू जो है ये एक एनुअल फेस्टिवल है जो कि मकर संक्रांति के दिन होता है। तो ये कौन सी स्टेट का जो है फेस्टिवल है? तो ये केरला का है। ऐसे क्वेश्चंस जो है एग्जाम के में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जो फेस्टिवल होता है आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। एक तो ये कि किस दिन मनाया जाता है मकर संक्रांति पे, और किस स्टेट में, केरला में। केरला की जो सबरीमाला जो टेम्पल है, जो पहले विमेन की एंट्री को लेके बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा, तो सबरीमाला टेम्पल जो है उसमें ये फेस्टिवल मनाया जाता है। और इस दिन यहाँ जो लॉर्ड अयप्पन की मूर्ति है उसको सबके सामने फिर से स्थापित किया जाता है और उनके जो सेक्रेड जो आभूषण है, जो ऑर्नामेंट्स हैं, उनको भी दिखाया जाता है। और सबरीमाला वही जगह है रामायण में जिसका जिक्र है, जिसमें जो लॉर्ड राम थे और जो लक्ष्मण थे, जब वो सबरी से मिलते हैं। तो ये जो टेम्पल है ये सबरीमाला का जो नाम है उसी से रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं जो 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो है, उसमें कौन सी कंट्री जो है वो फोकस में है। फोकस कंट्री कौन सी है? तो आंसर है बांग्लादेश। इस साल जो बांग्लादेश है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, क्योंकि इंडिया बांग्लादेश के साथ अपने 50 ईयर्स सेलिब्रेट कर रहा है, क्योंकि 1971 में बांग्लादेश जो है वो एक न्यू कंट्री फॉर्म हुआ था। तो ये जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है इसको 1952 में स्टार्ट किया गया था। और एशिया में फिल्म फेस्टिवल का ये बहुत सिग्निफिकेंट जो है वो एक इवेंट है। और इसको जो डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आता है, और स्टेट ऑफ गोवा जो है, दोनों मिलके जो है ऑर्गेनाइज करते हैं। तो अगर पूछा जाए कहाँ पे हुआ, तो गोवा में हुआ। फोकस कंट्री बांग्लादेश थी इसमें। और इसमें बांग्लादेश की जो 4 मूवीज़ हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। एक है ज़िबॉन दूली, दूसरी है मेघमल्लार, थर्ड है अंडर कंस्ट्रक्शन, और फोर्थ मूवी है सिंसियरली योर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएस की इंश्योरेंस की जो मेजर कंपनी है मास म्यूचुअल्स जो है, वो इंडिया में अपना कहाँ पे लॉन्च करने जा रहे हैं अपने आप को। तो पहली बार आउटसाइड यूएस जो है वो हैदराबाद में ये कंपनी जो है अपना पहला सेंटर सेटअप करेगी, जिसमें कि वो 1000 करोड़ की जो है वो इन्वेस्टमेंट इंडिया में करेंगे। और ये लाइफ इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंकम इंश्योरेंस, लॉन्ग टर्म केयर इंश्योरेंस, इन सब में डील करती हैं। और ऐसे भी जो हैदराबाद है उसको इंडिया का फाइनेंस डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है। तो ऐसे जो सॉब्रिक्यूट्स होते हैं, इनको लेके जो क्वेश्चन है एग्जाम में जो है वो पूछा जाता है कि फाइनेंस डिस्ट्रिक्ट किसको कहा जाता है, तो हैदराबाद को कहा जाता है। क्योंकि जैसे फ्रैंकलिन टेम्पलॉन हो गया, जेपी मॉर्गन हो गया, स्टेट स्ट्रीट कॉर्पोरेशन हो गया, एचएसबीसी हो गया, ये सारे जो हैं ऑलरेडी वहाँ पे जो हैं सेंटर्ड हैं।
इवन कि जो आईसीआईसी बैंक है उसका सबसे बड़ा जो कैंपस है वो भी हैदराबाद में ही है। अभी हाल ही में अदानी ग्रीन ने एक 25 मेगावाट का जो सोलर प्लांट है वो लॉन्च किया है। तो कहाँ पे? तो उन्होंने इनॉग्रेट किया है वो चित्रकूट में, यूपी में। और जो अदानी ग्रीन है इन्होंने ये प्लेज ली है कि ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिन्यूएबल कंपनी बनेगी बाय 2030। और इन्होंने अपनी जो कैपेसिटी है वो सेट की है कि 25 गीगावाट तक जो है वो 2025 तक जो है वो सोलर प्लांट्स जो है इंडिया में लगाएंगे और 2030 तक वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिन्यूएबल पावर कंपनी बनना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन मर्चेंट शिप एमवी जगआनंद जो है उसमें 23 इंडियन सी फेयर्स के साथ ये जो शिप है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी कोविड-19 में भी। ये कौन से पोर्ट पे जो है, किस कंट्री के पोर्ट पे जो है भाई ये स्ट्रक है? तो आंसर है बी, चाइना। चाइना के जिंगटैंग पोर्ट पे, जो कि नॉर्दर्न साइड में है। जून 2020 से ये जो शिप है वहाँ पे स्ट्रक है और इन लोगों को कोविड के चलते जो है इन लोगों को बिल्कुल भी वहाँ से मूव नहीं करने दिया जा रहा था। और अभी जनवरी 2021 में ही ये लोग वापस जो है ये वापस जो है इंडिया में लैंड किए हैं। इतने महीनों के बाद ये जो क्रू है 23 लोगों का, फाइनली ये लोग इंडिया में आए हैं। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया की ये जो मर्चेंट शिप थी ये कौन सी कंट्री में स्ट्रक थी? तो अगर आप इस मैप में देखें तो बोहाई सी जो है यहाँ पे जो है ये इंडियन जो शिप है ये यहाँ पे स्ट्रक थी। तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट से कि जो बोहाई सी है वो कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए उसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो कहाँ पे है। इंडिया ने हाल ही में जो है रिलीफ मटेरियल भेजा एक आइलैंड नेशन को साउथ पैसिफिक में, जहाँ की साइक्लोन आया था यसा। तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है साइक्लोन यसा जो है कहाँ पे आया था, तो साउथ पैसिफिक में। तो इंडिया ने जो रिलीफ मटेरियल है वो फिजी को भेजा है। ये जो साइक्लोन है ये दिसंबर में हिट किया था और इंडिया का जो प्रोग्राम है IPOI जो कि है इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव, जिसको कि नवंबर 2019 में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था, उसी के अंदर ही डिजास्टर रिस्क रिडक्शन और मैनेजमेंट जो है उसका एक इम्पॉर्टेंट पिलर है, जिसके अंदर की इंडिया ने ये जो रिलीफ है ये फिजी को भेजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं ये मान के चलूंगी कि हम सबको पहले ये चीज पता है कि जो इंडिया है वो 1 जनवरी से यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें एज अ मेंबर जो हमारा 2 इयर्स की टेन्योर है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो उसमें जो इंडिया है इनमें से कौन सी इंपॉर्टेंट जो कमेटीज हैं उनको चेयर करेगा? तो पहली है तालिबान सैंक्शंस कमेटी, फिर है लीबिया सैंक्शंस कमेटी और थर्ड है काउंटर टेररिज्म कमेटी इन 2022। तो आंसर क्या है? तो आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। इंडिया जो है इन तीनों कमेटीज को चेयर करेगा। जो तालिबान की कमेटी है इसको 1988 की सैंक्शंस कमेटी भी कहा जाता है और ये तालिबान से रिलेटेड हैं, जो कि जिनकी जो प्रेजेंस है वो अफगानिस्तान में है और अफगानिस्तान के जो पीस प्रोसेस है उसको हॉल्ट करने में तालिबान का बहुत ज़्यादा रोल है। दूसरा है लीबिया सैंक्शंस कमेटी और जो थर्ड है वो है काउंटर टेररिज्म कमेटी, जिसको कि 2001 में फॉर्म किया गया था। इस कमेटी को जब अमेरिका में 9/11 हुआ था उसके बाद इस कमेटी को फॉर्म किया गया था। इंडिया ने ऑलरेडी भी जब सिक्योरिटी काउंसिल का इंडिया 2011-12 में मेंबर था तो इंडिया ने तब भी इसको चेयर किया था, लेकिन 2022 में ज़्यादा रेलेवेंट हो जाता है क्योंकि 2022 में इंडिया का जो है वो 75th एनिवर्सरी है। इंडिया इंडिपेंडेंस की 75th जो एनिवर्सरी है वो 2022 में है और इंडिया तभी जो काउंटर टेररिज्म कमेटी है उसको चेयर करेगा इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी है कौन सी कंट्री की न्यूक्लियर फैसिलिटी है, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में रहती है। तो ये ईरान की है। आंसर इज बी, ईरान। ये इसलिए न्यूज में थी क्योंकि ईरान ने हाल ही में अनाउंस किया है कि वो इसको इनरिच करेगा टू 20% ऑफ प्योरिटी ऑफ यूरेनियम, जबकि इसका जो अकॉर्ड हुआ था उसके अकॉर्डिंग इसको अलाउ नहीं किया जा रहा था। ये जो अपनी डील है उसको ब्रीच करने जा रहा है, जबकि ईरान को प्रोहिबिट किया गया है कि 2031 तक जो है वो इस न्यूक्लियर फैसिलिटी में इनरिचमेंट नहीं स्टार्ट कर सकता यूरेनियम की, लेकिन ईरान ने अभी अनाउंस किया है
और जो फोर्डो है ये एक माउंटेन के अंदर जो है वो बिल्ड किया गया है ताकि कोई भी जो एरियल बॉम्बार्डमेंट हो उससे इसको कोई भी दिक्कत ना हो। तो आप देख सकते हो ईरान का मैप, तो फोर्डो की जो लोकेशन है यहाँ है, माउंटेनियस रीजन में, और माउंटेन के अंदर जो है ये सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में एशियन वाटर बर्ड सेंसस जो 2020 का था वो कौन सी स्टेट में जो है वो कंडक्ट किया गया है? तो आंसर है ए आंध्र प्रदेश। इसको बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री जो सोसाइटी है उन्होंने कंडक्ट किया है, और इसमें कुछ साइट्स जो हैं जैसे कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुलेरू लेक, कृष्णा सेंचुरी, इन जगह पे जो है ये वाटर बर्ड सेंसस जो है ये हुआ है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल एलिमिनेशन की बात की है ट्रांसफैट्स की बाय ईयर 2023। ग्लोबल एलिमिनेशन की बात हुई है ट्रांसफैट्स की। इंडिया के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उन्होंने अभी हाल ही में जो ट्रांस फैटी एसिड्स हैं ऑयल में या फैट में उनको कैप किया है इंडिया में। उन्होंने 3% की जो कैपिंग है वो की है 2021 के लिए, और 2% की जो कैप है वो लगाई है 2022 के लिए। पहले जो इंडिया में जो परमिसिबल लिमिट थी वो 5% की थी, और ये रिसेंट कैप है गवर्नमेंट की तरफ से। और ये सारे रिफाइंड ऑयल्स पे, वनस्पति पे, जितनी भी हम वेजिटेबल फैट स्प्रेड्स यूज करते हैं मीडियम ऑफ कुकिंग के लिए, उन सब पे जो है ये कैप लगाई गई है। क्योंकि जो ट्रांस फैट्स हैं ये हार्ट डिजीजेस, हार्ट अटैक या इससे रिलेटेड जितनी डेथ्स हैं उनके लिए, उनके साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड हैं, और इंडिया उन कंट्रीज में आता है जहां बहुत ज़्यादा जो डेथ्स हैं वो ट्रांस फैट के कंजम्पशन के चलते होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी ने जो स्कूल बैग पॉलिसी 2020 जो अभी रिसेंटली लॉन्च की है उसमें जो स्कूल का जो बैगेज है उसका जो अपर वेट लिमिट है वो क्या है? तो आंसर है डी 5 kg। जो स्कूल बैग पॉलिसी है उसमें उन्होंने कुछ लिमिट्स फिक्स की हैं, जैसे 1 to 6 से लेके 2.2 kg तक, उसके बाद 1.7 के वेट से लेके 2.5 kg तक, सिमिलरली 2 से 3, फिर 2.5 से 4 kg तक, इसी से 4.5, और जो लास्ट लिमिट है वो 3.5 से 5 kg दी गई है। ये जो लास्ट लिमिट 5 kg की है ये 11th और 12th क्लास के लिए दी गई है। तो उन्होंने कुछ क्लासेस में जो है वो बैग का जो वेट है उसको फिक्स किया है ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो बुक के वेट से दबे नहीं बल्कि उनको पढ़ें। तो इसमें इसमें स्कूल के लिए एक और जो इंस्ट्रक्शन है वो ये लॉन्च की गई है कि जो स्कूल है वो ड्रिंकिंग वाटर जो फैसिलिटी है स्टूडेंट्स को दे, ताकि स्टूडेंट जो है वो वाटर बॉटल को कैरी ना करें, क्योंकि वो भी जो है वो जो बच्चे का जो बैग है उसका वेट बढ़ाता है। तो इसकी अपर लिमिट जो है वो 5 kg है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 10 लाइनेक्स U2 खरीदने के लिए। तो ये जो लाइनेक्स U2 है ये क्या है? तो ये एक फायर कंट्रोल सिस्टम है। जो लाइनेक्स सिस्टम है उसको इंडिया ने इंडिजिनसली जो है वो आत्मनिर्भर भारत के विजन के अंदर जो है वो खुद डिजाइन और डेवलप किया है, और ये फायर कंट्रोल सिस्टम है फॉर फ्रंटलाइन वारशिप्स ऑफ इंडियन नेवी, और ये एक्यूरेटली ट्रैक कर सकता है एयर और सरफेस टारगेट्स को। नेक्स्ट है, जो इंडिया के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनको गार्ड ऑफ ऑनर अभी रिसेंटली किस कंट्री में मिला है? तो आंसर है ए साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया में उन्होंने विजिट किया था, तो जो वहां का जो डीमिलिटराइज्ड जो जोन है जो उन्होंने वहां पे विजिट किया था, तो जो जनरल MM नारवाने हैं जो इंडिया के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनको वहां पे गार्ड ऑफ ऑनर मिला था साउथ कोरिया की आर्मी की तरफ से। हाल ही में कर्नल नरेंद्र बुल कुमार जो हैं उनकी डेथ हुई है। वो एक आइकॉनिक माउंटेनियर थे जो कौन से ऑपरेशन के सक्सेस के लिए जो है जाने जाते हैं? तो आंसर है ऑपरेशन मेघदूत के लिए। जो ऑपरेशन मेघदूत है 1984 में हुआ था, और इसमें जो कर्नल नरेंद्र बुल कुमार थे उनका जो बुल कुमार जो बुल वर्ड है उनके नाम में इसीलिए ऐड किया गया था क्योंकि माना जाता है कि वो जो बुल की स्ट्रेटेजी है उसको फॉलो करके उन्होंने जो है वो सियाचिन ग्लेशियर को सिक्योर किया था। ऑपरेशन मेघदूत जो है वो सियाचिन ग्लेशियर के साथ रिलेटेड है। तो ये जो क्वेश्चन है आपको आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस कंट्री ने अपने नेशनल एंथम में एक वर्ड को चेंज किया है अपने इंडिजिनस जो लोग हैं उनको ऑनर करने के लिए?
तो आंसर है सी, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया ने अपने एंथम की जो सेकंड लाइन है उसको चेंज किया है। तो उसमें पहले मेंशन था फॉर वी आर यंग एंड फ्री। तो उन्होंने इसमें जो यंग वर्ड है उसको चेंज किया है, उन्होंने लिखा है फॉर वी आर वन एंड फ्री। यंग की जगह उन्होंने वन वर्ड को यूज किया है कि हम एक हैं और फ्री हैं। और उन्होंने ये चीज सिर्फ इसीलिए की है ताकि जो उनके इंडिजिनस लोग हैं वहां के, कितनी बार आपको एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जो अब ओरिजिनल्स हैं कौन से कंट्री के नेटिव हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के हैं। इसी के साथ ही जो टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर जो लोग हैं, जो टॉरेस स्ट्रेट में जो रहते हैं, उनका जो कल्चर है 65,000 ईयर्स जो है वो पुराना है। तो उनकी एक्नॉलेजमेंट के लिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने जो है नेशनल एंथम में ये चेंज लाई है। और ऑस्ट्रेलिया ने जो एंथम था वो 1984 में जो है अडॉप्ट किया था। रिसेंटली कौन सी स्टेट में जो है वो एलपीजी के कंज्यूमर्स के लिए मिस कॉल फैसिलिटी जो है वो स्टार्ट की गई है? तो आंसर है भुवनेश्वर में, बी भुवनेश्वर। जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं पेट्रोलियम नेचुरल गैस के, धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने ये जो स्कीम है ये वहां पे लॉन्च की है। तो अब अगर वहां पे स्टेट में किसी अगर भुवनेश्वर में किसी को भी रिफिल कराना होगा तो केवल एक मिस कॉल देनी होगी। ये डिजिटल इंडिया मिशन की एक सक्सेसफुल एग्जांपल है। और अभी ये जो है सिर्फ भुवनेश्वर में लॉन्च की गई है, उसके बाद रेस्ट ऑफ ओडिशा में और फिर एंटायर कंट्री में जो है मिस कॉल फैसिलिटी जो है वो लॉन्च की जाएगी। और इसी के साथ ही उन्होंने ऑक्टेन 100 प्रीमियम जो ग्रेड पेट्रोल था उसका सेकंड फेज जो है वो भी स्टार्ट किया है। तो इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी दिसंबर का जो करंट अफेयर है उसमें डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होम मिनिस्ट्री का जो इनिशिएटिव है ऑपरेशन मुस्कान, ये किसको रेस्क्यू करने के लिए है? तो आंसर है ए, मिसिंग चिल्ड्रन को। ऑपरेशन मुस्कान जो है पहले भी न्यूज में रहता है। जनवरी में महाराष्ट्र में 1000+ जो लोग हैं, वहां की अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में जो है पुलिस ने उन लोगों को वहां से, उनके थ्रू जो है वो मिसिंग बच्चों को जो है ट्रेस किया है वहां से। तो ऑपरेशन मुस्कान जो है फिर से न्यूज में था। तो कितनी बार होता है कि जो चीज रिसेंटली न्यूज में आई होती है आपको एग्जाम में पूछी जाती है। और गवर्नमेंट ने, यूनियन मिनिस्ट्री ने इसको अभी लॉन्च किया, इस ड्राइव को लॉन्च किया था दिसंबर 1 को। इसके अंदर जो मिसिंग चिल्ड्रन है उनको रेस्क्यू किया जाता है और रिहेबिलिटेट भी किया जाता है। इंडिया में स्पेशल पुलिस K9 जो सेल है कब इस्टेब्लिश किया गया? तो आंसर है डी, 2019 में। नवंबर 2019 में इंडिया ने पुलिस K9 सेल जो वो शुरू किया था। K9 जो सेल है ये पुलिस डॉग्स के लिए है। तो इसको पुलिस सर्विस कैनाइन, कैनाइन वर्ड से जो है इसको K9 कहा गया है। तो पुलिस सर्विस कैनाइन जो है अभी ये इसलिए न्यूज में था क्योंकि जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उन्होंने इसके लिए एक जर्नल जो है वो इशू किया है। फर्स्ट जर्नल था नेशनल पुलिस K9 जर्नल। और ये पहली ऐसी पब्लिकेशन है इंडिया में जिसका सब्जेक्ट जो है वो पुलिस डॉग है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको ये पूछा जा सकता है कि जो सेल है ये कब फॉर्म किया गया है। और इसका जो ये जो सेल है ये पुलिस मॉडर्नाइजेशन डिवीजन जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, उसके अंडर इसको एस्टेब्लिश किया गया है। और इसका मैंडेट है मेन स्ट्रीमिंग एंड ऑगमेंटेशन ऑफ पुलिस सर्विस K9 इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूको वैली जो है इनमें से कौन सी स्टेट के जो है बॉर्डर्स पे लोकेटेड है? तो आंसर है बी, नागालैंड और मणिपुर। अगर आपको दो स्टेट्स नहीं पूछी जाए, अगर आपको पूछा जाए कि इनमें से जूको वैली कहाँ है, तो जो नागालैंड है वो करेक्ट ऑप्शन होगी। लेकिन अगर आपको दो स्टेट्स की ऑप्शन दी जाए तो नागालैंड और मणिपुर जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो जूको वैली जो है वो यहाँ पे लाई करती है। अगर आप देखें तो ये जो पॉइंट है ग्रीन, ये वो पॉइंट है जहाँ पे जूको वैली जो है वो लाई करती है नागालैंड और मणिपुर के बीच में। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट थी क्योंकि 2 वीक से ज़्यादा टाइम तक यहाँ पे जो है वो एक इन्फर्नो जो है वो लगा रहा। इन्फर्नो वर्ड मैं स्पेशली यूज़ की हूँ क्योंकि कितने एग्जाम्स में आपको टर्म दी जाती है कि जूको वैली में जैसे आग लगी या कोई ऐसी आग लगी जिसपे काबू पाना बहुत मुश्किल था, तो उसके लिए इंग्लिश का कौन सा वर्ड है? तो वर्ड है इन्फर्नो। तो वहां पे जो है बहुत ज्यादा फॉरेस्ट फायर जो है वो लगा रहा, जिसको कि रोकते रोकते ऑलमोस्ट 2 वीक से ज्यादा का टाइम लगा इस फॉरेस्ट फायर पे काबू पाने के लिए।
तो आपको ज़ूको वैली भी पूछा जा सकता है, इन्फर्नो वर्ड भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी जो प्रॉपर्टीज हैं वो मोरिंगा पाउडर की हैं? तो पहली ये है कि इसको बायोडीजल प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जा सकता है, ये रिच है एंटीऑक्सीडेंट्स में, और ये इसके जो सीड्स हैं ये फूड और नॉन फूड एप्लीकेशन दोनों के लिए यूज हो सकते हैं। तो आंसर है डी, बिल्कुल करेक्ट है। जो मोरिंगा पाउडर है ये इसलिए न्यूज में था क्योंकि इंडिया ने अभी जो है यूनाइटेड स्टेट्स में इसका एक्सपोर्ट जो है वो स्टार्ट किया है, और इसकी ग्लोबली जो डिमांड है बहुत ज्यादा राइज कर रही है। ये एक फास्ट ग्रोइंग सॉफ्टवुड ट्री है, ये एक सॉफ्टवुड ट्री है जो कि केवल पाया जाता है सब हिमालयन ट्रैक्स में नॉर्थ इंडिया के। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके जो लीव्स हैं वो प्रोटीन, मिनरल्स, बेटा कैरोटीन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हैं, और केवल कंजम्पशन के लिए नहीं, केवल ह्यूमन के लिए नहीं, एनिमल न्यूट्रिशन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेडिसिन में भी यूज़ होते हैं, स्टमक पेन, अल्सर, पुअर विजन, जॉइंट पेन, इन सब में यूज़ होते हैं, सारी प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। और इसको बायोडीजल फ्यूल के लिए भी यूज़ किया जा सकता है क्योंकि ये ह्यूमन फूड क्रॉप के साथ कम्पीट नहीं करता। तो इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, और दूसरा इंडिया ने इसका एक्सपोर्ट स्टार्ट किया है, तो इसलिए जो क्वेश्चन है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अमेरिकन रिसर्च फर्म जो मॉर्निंग कंसल्ट है, उन्होंने उनके अकॉर्डिंग वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलर लीडर जो है टॉप रेटेड वो कौन है? तो वो हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। और इनको इसलिए टॉप रेटेड कहा गया क्योंकि इन्होंने कोविड-19 का जो सिचुएशन थी उनको इन्होंने बहुत अच्छे से डील की, इसीलिए जो है ये वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलेटेड लीडर जो हैं वो इलेक्ट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवित्री उत्सव जो है हर साल जनवरी 3 को कौन सी स्टेट में जो है मनाया जाता है? तो सबसे पहले यही फैक्ट हो गया कि सवित्री उत्सव जो है कब मनाया जाता है? जनवरी 3 को। तो ये महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि उस दिन सवित्री भाई फूले जो हैं उनकी जो है वो बर्थ एनिवर्सरी होती है। तो जो सवित्री भाई फूले थी, शी वाज बोर्न ऑन जनवरी 3, 1831, और इनके जो हस्बैंड हैं ज्योतिराव फूले, ये दोनों जो थे दोनों ही सोशल रिफॉर्मर्स थे, और दोनों का ही बहुत ज़्यादा रोल था विमेन एम्पावरमेंट में, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। कितनी बार एग्जाम में इनके ऊपर क्वेश्चन आता है आपको कि सत्यशोधक जो समाज है उसको किसने फॉर्म किया? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है। सत्यशोधक जो समाज है इसको ज्योतिराव फूले ने जो है वो इस्टेब्लिश किया था 1873 में। तो ये इससे रिलेटेड फैक्ट है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ जो हैं दोनों ही सोशल रिफॉर्मर हैं, दोनों ही महाराष्ट्र से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ब्रेल डे जो है किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? तो आंसर है बी, जनवरी 4 को, और इसको यूएन जनरल असेंबली ने दिसंबर 2018 में ही डिक्लेयर किया है। वर्ल्ड ब्रेल डे जनवरी 4 को फॉल करता है क्योंकि इस दिन लुइस ब्रेल की जो है वो बर्थ एनिवर्सरी है। और लुइस ब्रेल वो पर्सन थे जिन्होंने 15 इयर्स की एज में ही एक रीडिंग और राइटिंग जो मेथड जो सिस्टम है वो इन्वेंट किया था ब्लाइंड लोगों के लिए, ताकि जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं वो लोग पढ़ और लिख पाएं। और ये 6 डॉट्स पे बेस्ड जो है, जो ब्रेल है वो 6 डॉट्स पे बेस्ड सिस्टम है। महाराष्ट्र ने अपना परमानेंट सेक्रेटेरिएट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर जो है हाल ही में इनॉग्रेट किया है, तो कहाँ पे किया है? तो आंसर है ए, नागपुर में। क्योंकि हर साल जब भी लेजिस्लेचर का जो विंटर सेशन होता था उसके बाद जो ऑफिस ऑफ सेक्रेटेरिएट था वो इनका क्लोज रहता था, तो इन्होंने जो परमानेंट ऑफिस है वो नागपुर में अपना एस्टेब्लिश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असम राइफल्स पब्लिक स्कूल जो है वो फर्स्ट खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल बना है नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट का फर्स्ट खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल जो है वो असम राइफल पब्लिक स्कूल है। कौन सी स्टेट में? क्योंकि असम राइफल पब्लिक स्कूल और भी स्टेट्स में है, लेकिन किस स्टेट का जो असम राइफल पब्लिक स्कूल है वो खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल बना है? तो आंसर है ए, मेघालय, शिलोंग का। शिलोंग का जो असम राइफल पब्लिक स्कूल है वो जो है वो फर्स्ट खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल बना है।
एट प्रेजेंट इंडिया में जो है वो 9 स्पोर्ट्स स्कूल हैं, जिसमें से जो 5 हैं उसको डिफेंस और पैरामिलिट्री जो फोर्सेस हैं वो मैनेज कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 2 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। पहली ये कि जो नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को 2.8 नैनो सेकेंड्स की एक्यूरेसी के साथ जो है वो जनरेट करता है। तो ये जो है बिल्कुल करेक्ट है। अभी हाल ही में जो है इस टाइम स्केल को जो है वो इनॉग्रेट किया गया हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, और सिर्फ 3 नैनो सेकेंड की जो रेंज है उससे लेस जो एक्यूरेसी है ये देता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम से। तो इसकी जो है बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं बैंकिंग में, रेलवे में, डिफेंस में, हेल्थ में, और इसरो के लिए भी सैटेलाइट लॉन्च के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है ये। नेक्स्ट है जो नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2020 है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने जो है ऑर्गेनाइज किया था। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो डी जो है आंसर है, ए करेक्ट है, बी इनकरेक्ट है। जो नेशनल मेट्रोलॉजी जो कॉन्क्लेव 2020 है उसको ऑर्गेनाइज किया है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ने। उन्होंने ही ये नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल जो है उसी दिन प्राइम मिनिस्टर ने जो है इस कॉन्क्लेव में इसको इनॉग्रेट किया था। तो जो नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है वो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंडर है। और इस साल जो ये जो कॉन्क्लेव थी इसका थीम था मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन। मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉन्च पैड जो स्कीम है यूथ को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए कौन सी स्टेट ने लॉन्च की है? तो आंसर है ए, मध्य प्रदेश ने। ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की स्कीम है कि जो भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में जो भी बच्चे हैं, भले वो बॉयज हैं या गर्ल हैं, जब वो 18 इयर्स की एज कंप्लीट करके जब उस चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन से बाहर निकले तो वो लोग सेल्फ रिलायंट बन पाए। तो इसके अंदर उन्होंने जो स्टेट है उसको 50 स्टेट की जो 52 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको 5 क्लस्टर्स में डिवाइड किया है, और जिसमें कि वो यूथ को जिसमें कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्पेस भी देगी यूथ को, ताकि वो कॉफी शॉप, स्टेशनरी, फोटोकॉपिंग, कंप्यूटर टाइपिंग ऐसे जो काम हैं उन सबको खोल पाए, ताकि वो बच्चे सेल्फ रिलायंट बन पाए। इंडिया का जो 40th इंडियन साइंटिफिक एक्सपीडिशन है अंटार्कटिका के लिए, उससे रिलेटेड इन स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं। सबसे पहली है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है उसने जेट A1 जो फ्यूल है वो दिया है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च के लिए। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। इससे पहले क्या होता था कि इंडिया को हमेशा इंपोर्ट करना पड़ता था, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है उसने ही फ्यूल, ल्यूब्स और जो मेरीन गैस ऑयल है वो सारा दिया है 40th साइंटिफिक एक्सपीडिशन के लिए। और ये इसलिए भी एक यूनिक है क्योंकि जो एविएशन फ्यूल है उसको बल्क में और पैक करके जो है वो नॉन एविएशन कस्टमर को पहली बार दिया गया है, क्योंकि जो ओशियन गोइंग वेसल है इसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि जो फ्यूल है वो पैक करके इंडिया की तरफ से गया हो, जो कि वहां पे स्नो मोबाइल्स चलाने के लिए और वहां के वॉइस के लिए जो है ये यूज होगा। तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा है कि इंडिया के अंटार्कटिका में इंडिया का जो है 2 स्टेशंस हैं, मैत्री और भारती। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। आपको कितनी बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है? जो सबसे पहला क्वेश्चन जो कॉमन क्वेश्चन वो ये पूछा जाता है कि इंडिया का जो पहला स्टेशन था अंटार्कटिका पे वो कौन सा था? तो जो पहला था वो दक्षिण गंगोत्री था। पहला दक्षिण गंगोत्री था, जो कि 1983 में जो है इंडिया ने जो है वहां पे सेटअप किया था, लेकिन 1990 के करीब क्या था कि बर्फ से, लैंडस्लाइड से वो बिल्कुल खत्म हो गया था। उसके बाद जो मैत्री है, मैत्री को 1989 में जो है इस्टेब्लिश किया गया, और जो भारतीय ये लेटेस्ट है 2013 में सेटअप किया गया है, जहां पे कि जो ये नेशनल सेंटर फॉर पोलर ओशियन रिसर्च है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो उद्योग मंथन है फॉर प्रमोटिंग क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी इन इंडियन इंडस्ट्री, इसको किसने लॉन्च किया है? तो आंसर ए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री जो है उन्होंने इसको लॉन्च किया है। ये एक सेक्टर स्पेसिफिक जो है वेबिनार है जिसका टाइटल है उद्योग मंथन, जिसको कि जनवरी 4 से लेके मार्च 2 तक जो है ये कंटिन्यू रहेगा। इसको डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड जो है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंदर आता है, उन्होंने इस मंथन को ऑर्गेनाइज किया है। ये बेसिकली एक मैराथन है जो कि सेक्टर स्पेसिफिक है,
और इसके साथ ही क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया और जो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल है वो भी इसके साथ मिलके इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान सूर्योदय योजना जो है डे टाइम एग्रीकल्चर पावर सप्लाई के लिए कौन सी स्टेट में जो है लॉन्च की गई है? तो ये गुजरात गवर्नमेंट की स्कीम है। गुजरात गवर्नमेंट जो है वो 4000 जो विलेजेस हैं उनको जनवरी के एंड तक जो है इसमें इस स्कीम में कवर करेगी। लास्ट ईयर जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने इस स्कीम को वहां पे इनॉग्रेट किया था, जिसका पर्पस यही था कि फार्मर्स को जो है डे टाइम एग्रीकल्चर पावर सप्लाई मिल जाए। और गुजरात गवर्नमेंट जो है वो 2022 के एंड तक उन्होंने टास्क लिया है कि पूरी स्टेट को इस स्कीम के अंदर जो है कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से दो स्टेटमेंट्स हैं कि जो न्यू रेवाड़ी और न्यू मदार जो सेक्शन है ये हरियाणा और राजस्थान में है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ने 306 किलोमीटर जो है न्यू रेवाड़ी और मदार सेक्शन जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उसको नेशन को डेडिकेट किया है रिसेंटली। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो ये है कि वेस्टर्न डेडिकेटेड जो फ्रेट कॉरिडोर है ये कनेक्टिविटी जो है वो इंश्योर करेगा गुजरात के पोर्ट्स के साथ, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। कांडला, मुंद्रा और ये जितने भी पोर्ट्स हैं, दहेज जो गुजरात में जो पोर्ट्स हैं इनके साथ जो है ये कनेक्टिविटी मिलेगी, जिसके लिए कि ये जो डेडिकेटेड जितने भी फ्रेट कॉरिडोर्स हैं इनका पर्पस ही यही है कि जो इंटर कनेक्टिविटी है वो बन पाए। इसी के साथ साथ ही जो एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट, सबसे पहले इसमें दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हो गई, तो जो सी है करेक्ट आंसर है। इसी के साथ जो एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि न्यू एटली जो कि हरियाणा में है और न्यू किशनगढ़ जो कि राजस्थान में है, तो प्राइम मिनिस्टर ने इन दोनों के बीच जो है वर्ल्ड का फर्स्ट डबल स्टैक लॉन्ग हॉल जो कंटेनर ट्रेन है वो चलाई है। न्यू एटली से न्यू किशनगढ़ के बीच में वर्ल्ड का फर्स्ट है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वर्ल्ड का फर्स्ट डबल स्टैक लॉन्ग हॉल जो कंटेनर है उसको चलाया गया है। तब हम देखेंगे, आप देख सकते हैं कि इसमें बताया गया है कि ये जो फ्रेट कॉरिडोर्स हैं इनका मेन जो पर्पस है वो क्या है। इंडियन रेलवे नेटवर्क को डीकंजेस्ट करना, एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करना और कैरिंग कैपेसिटी जो है उसको बढ़ाना। ये जो कंटेनर है इसको चलाने का भी जो ये जो डबल स्टैक जो कंटेनर ट्रेन है इसका पर्पस भी यही है कि इन ट्रेन्स की स्पीड ज़्यादा होगी और जो ज़्यादा सामान है, जैसे अभी रोडवेज पे लोड ज़्यादा है और जो रेलवेज है उसको हम प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर सकते क्योंकि रेलवे ट्रैक्स प्रॉपर नहीं है या उतने सफिशिएंट नहीं है, उनकी जो स्पीड कैपेबिलिटी है वो भी अच्छी नहीं है। तो इन सबको इन्हेंस करने के लिए जो फ्रेट कॉरिडोर्स जो हैं वो बन रहे हैं। तो आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है क्योंकि लगातार ये न्यूज़ में चलता जा रहा है जो फ्रेट कॉरिडोर्स हैं, तो जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स हैं उनका पर्पस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया आइस हॉकी जो टूर्नामेंट है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, तो वो चिकतान में किया गया। ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। चिकतान जो है ये कारगिल में है, लद्दाख में। चिकतान इसलिए ज्यादा न्यूज में इस बार आया क्योंकि पहली बार वहां पे जो है एक विमेन टीम ने जो है वो खेलो इंडिया गेम्स के आइस हॉकी टूर्नामेंट में जो है वो पार्टिसिपेट किया है। जबकि चिकतान वो जगह है जहां से आइस हॉकी जो है वो स्टार्ट होके पूरे लद्दाख में धीरे धीरे फैली और वहां पे फर्स्ट टाइम जो विमेन टीम है उन्होंने पार्टिसिपेट किया है आइस हॉकी टूर्नामेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिस हिमा कोहली जो है फर्स्ट विमेन चीफ जस्टिस बनी इनमें से किस स्टेट की। तो सच क्वेश्चंस जो होते हैं ये आपको एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट विमेन चीफ जस्टिस बनी वो तेलंगाना हाई कोर्ट की, तो जस्टिस हिमा कोहली। ऐसे नाम जो हैं ये एग्जाम के लिए बहुत क्रूशियल हैं, आप इनको जरूर बार बार याद करना। अभी हाल ही में जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्डिनेंस 2021 जो पास हुआ है उसके अंदर इनमें से कौन सी स्टेट के जो ऑफिसर्स हैं उनको JNK में या लद्दाख में पोस्ट नहीं किया जा सकता, तो इनमें आंसर है सी, बिहार। ये जो ऑर्डिनेंस पास हुआ है ये ऑर्डिनेंस पास हुआ है AGMUT के कैडर के अंदर। इसमें जो IAS IPS और जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको मर्ज किया गया है JNK कैडर के साथ। तो अब इस ऑर्डिनेंस का ये मतलब है कि जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं जैसे दिल्ली, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, दादर नगर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ और इसी के साथ 3 स्टेट्स
कौन कौन सी? अरुणाचल, ए फॉर अरुणाचल, जी फॉर गोवा एंड एम फॉर मिजोरम। इन स्टेट्स के जो भी ये तीनों ऑफिसर्स हैं, आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट जो सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं, इनको जेएनके और लद्दाख में पोस्ट किया जा सकता है, और जेएनके और लद्दाख के कैडर के जो ऑफिसर्स हैं, इनको वहां पे पोस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधव सिंह सोलंकी जो है अभी रिसेंटली उनकी डेथ हुई है, तो वो कौन सी स्टेट के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे? तो आंसर है गुजरात। वो गुजरात के 4 टाइम्स जो हैं वो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, और 2 बार राज्यसभा में जो है वो इलेक्ट हो चुके हैं, और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो पर्सनालिटीज पे जो क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को फोकस में ज़रूर रखना चाहिए अगर किसी रिनाउंड पर्सनालिटी की डेथ होती है या उनको कोई अवार्ड मिलता है तो। जनवरी में ही जकार्ता के पास ही एक पैसेंजर प्लेन जो है वो क्रैश हुआ है। कौन सी कंट्री का जो वो है पैसेंजर प्लेन है? तो आंसर है बी, इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया की श्रीविजया जो एयर है, श्रीविजया जो एयरलाइन है, उसी का पैसेंजर प्लेन जो है जिसमें कि मोर देन 50 लोग ऑन बोर्ड थे, वो जकार्ता के पास जो है वो क्रैश हुआ है। तो आप मैप में देख सकते हैं, जकार्ता यहाँ पे है। ये जकार्ता से पोंटियाक जो है वहां जा रहा था, जो कि कैपिटल है वेस्ट कैलिमंतान प्रोविंस की, इंडोनेशिया के बोर्निया आइलैंड पे। तो आपको ये क्वेश्चन जो है ये पूछा जा सकता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जनवरी में ही ये जो है मिसहैपनिंग हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरी ब्लॉसम में जो फेस्टिवल है ये हर साल कौन सी स्टेट में होता है? तो आंसर है ए, मणिपुर। इस क्वेश्चन को मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, लास्ट करंट अफेयर्स में भी, क्योंकि लास्ट टाइम जो था गवर्नमेंट ने कोविड-19 के चलते इसको रिस्ट्रिक्ट किया था, लेकिन इस साल मैंने इस मंथ में आपको फिर से ये क्वेश्चन पुट किया है, सिर्फ इसीलिए पुट किया है क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चंस हैं आपको बार-बार पूछे जाते हैं, क्योंकि मैं आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि इंडिया का इकलौता ये चेरी ब्लॉसम का जो फेस्टिवल है, और ये कौन सी स्टेट में होता है? मणिपुर में कंडक्ट किया जाता है। और गवर्नमेंट ने 2007, मणिपुर जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने 2017 से इसको ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किया, और हर साल ऑर्गेनाइज होता है। और चेरी ब्लॉसम जो है ये माओ एरिया जो है मणिपुर का, वहां पे ज्यादा पाया जाता है, और इसका जो दूसरा नाम है वो है साकुरा, जो कि इसको जापान में कहा जाता है। तो कोई चीज अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट में ही होती है तो वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिटेक्स एक्सपो 2021 जो है वो कौन सी स्टेट में ऑर्गेनाइज हुआ? तो सूरत इंटरनेशनल टेक्सटाइल एक्सपो जो है वो सूरत में हुआ, और ये गुजरात का पहला फिजिकल एग्जीबिशन था कोविड-19 के बाद, क्योंकि हम देख रहे हैं कोविड में सब इवेंट्स वर्चुअल हो रही थी, तो गुजरात की पहला जो फिजिकल एग्जीबिशन है वो सिटेक्स ही हुआ। और इसी में ये भी अनाउंस किया गया कि जो इंडिया है वो सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बना पीपीई किट का, और जो सूट्स था इन द वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे इंडिया आ गया कुछ ही मंथ्स में इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पीपीई किट्स एंड सूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो वर्ल्ड हिंदी डे है वो किस दिन मनाया जाता है? तो जो वर्ल्ड हिंदी डे है वो जनवरी 10 को ऑर्गेनाइज किया जाता है, और इंडिया 2006 से जो है रेगुलरली वर्ल्ड हिंदी डे जो है इसको ऑब्जर्व कर रहा है, और इस दिन को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 10 जनवरी 1975 में पहला वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस जो है वो नागपुर में हुआ था। तो कितने एग्जाम्स में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी जो कॉन्फ्रेंस है कहाँ पे हुई थी? तो नागपुर में हुई थी 1975 में। उसी की रिमेम्बरेंस में जो है वो वर्ल्ड हिंदी डे जो है वो जनवरी 10 को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करुणा अभियान जो है बर्ड्स को बचाने के लिए किस स्टेट का जो कैंपेन है? तो ये गुजरात गवर्नमेंट का कैंपेन है, क्योंकि वहां पे इंटरनेशनल काइट फ्लाइंग जो फेस्टिवल है वो होता है। कितनी बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि काइट फ्लाइंग कंपटीशन कहाँ होता है? तो जब उत्तरायण होता है, मकर संक्रांत होता है, तब उसी मंथ में जो है जनवरी के मंथ में जो है ये काइट फ्लाइंग कंपटीशन वहां पे होता है, जिससे कि बहुत सारे बर्ड्स जो हैं इफेक्ट होते हैं। उसी के चलते करुणा अभियान जो है उस स्टेट में जो है वो मनाया जाता है या ऑर्गेनाइज किया जाता है। इट इज अ कैंपेन, तो ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहिल और
लेक चैड जो रीजन है ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो आंसर है ए वेस्ट अफ्रीका में। आप देख सकते हैं मैप में। ये इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि इंडिया ने हाल ही में बहुत सीरियस जो सिक्योरिटी सिचुएशन है इस एरिया की वेस्ट अफ्रीका में, उसको लेके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बात की है कि वहाँ पे टेररिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है वो बहुत ज़्यादा है। इवन कि नाइजीरिया में जो बोको हरम जो टेररिस्ट अटैक हुआ और चाड रीजन में जो इस्लामिक स्टेट ने जो क्रुएलिटी दिखाई, उन सबको लेके जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सीरियस कंसर्न रखा अपना। तो इसीलिए ये जो दोनों रीजन्स हैं ये थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आपको पूछा जा सकता है कि इनकी जो लोकेशन है कहाँ पे है, तो ये वेस्ट अफ्रीका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी विजिल 21 और ट्रॉपिक्स जो एक्सरसाइजेज हैं ये कौन सी नेवी जो है कंडक्ट करती है? तो ये इंडियन नेवी के प्रोग्राम्स हैं। जो सी विजिल 21 है ये सेकेंड एडिशन है लार्जेस्ट कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज का, जिसको कि 2019 जनवरी 2019 में इंडियन नेवी ने स्टार्ट किया था। और इसमें इंडिया की जो एंटायर कोस्ट है उसके जो 13 कोस्टल स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज जितनी भी हैं कोस्ट पे, इंडियन कोस्ट पे जो लाई करती हैं वो सारी इसमें इन्वॉल्व होगी। और इसी के साथ साथ ही जो इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो सारा इस एक्सरसाइज के अंदर कवर होता है। और इसी के साथ ही जो ट्रॉपिक्स एक्सरसाइजेज हैं वो हैं थिएटर लेवल रेडिनेंस ऑपरेशनल एक्सरसाइज, थिएटर लेवल रेडिनेंस ऑपरेशनल एक्सरसाइज, जिसको कि इंडियन नेवी जो है एवरी 2 ईयर्स पे जो है वो कंडक्ट करती है इस एक्सरसाइज को। जब से 26/11 का टेरर अटैक हुआ था मुंबई में, उसके बाद से ही सिक्योरिटी सेटअप के अंदर जो ट्रॉपिक्स एक्सरसाइजेज हैं उनको गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट एवर इंडिया का आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल जो है वो कहाँ पे कंडक्ट किया गया था? तो फर्स्ट एवर आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल जो है वो लेह में कंडक्ट किया गया, लेह की नुब्रा वैली में। तो फर्स्ट एवर है इंडिया का, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये जो है ये एक पॉपुलर विंटर स्पोर्ट थी अब्रॉड में, लेकिन इंडिया में पहली बार लॉन्च की गई है। और जो नुब्रा वैली है ये सैंड ड्यून्स हैं, कोल्ड डेजर्ट है इंडिया की, यहाँ भी कैमल्स होते हैं। ये कोल्ड डेजर्ट है जहाँ पे कि पहली बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल जो है वो लॉन्च किया गया। और वहाँ के जो लोकल्स हैं वो ये भी उम्मीद करते हैं कि वहाँ पे थोस जो एयरपोर्ट है उड़ान स्कीम के अंदर जो है जल्द ही ऑपरेट करेगा, जिससे कि जो फॉरेन टूरिस्ट है और ज़्यादा वहाँ पे आएंगे और एडवेंचर जो स्पोर्ट्स हैं वो और वहाँ पे बढ़ेंगी। नेक्स्ट कायाकल्प जो अवार्ड है हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ सैनिटाइजेशन और हाइजीन के लिए, इसको कौन देता है? इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री जो देती है? तो आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज जो हैं उनको कायाकल्प अवार्ड जो दिया जाता है हाई स्टैंडर्ड ऑफ सैनिटाइजेशन और हाइजीन के लिए। गवर्नमेंट ने जो नेशनल इनिशिएटिव है इसको 15 मई 2015 में लॉन्च किया था, जिसके साथ कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटाइजेशन के साथ कोलैबोरेट करके उन्होंने स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र जो प्रोग्राम है वो लॉन्च किया था, जिसके अंदर की एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो है जो कि ओडीएफ ब्लॉक के अंदर होगा, उसको वन टाइम ग्रांट मिलेगी 10 लाख रुपीस की, ताकि वो जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है वो कायाकल्प कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में डेवलप हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर साल परशुराम कुंड जो पिलग्रिमेज है वो कौन सी स्टेट में होता है? तो परशुराम कुंड पिलग्रिमेज जो है वो मकर संक्रांति के दिन अरुणाचल में होता है, अरुणाचल की लोहित डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेस्ला ने अपना फुली ऑन जो सब्सिडरी है वो कहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया है इंडिया में? तो आंसर है बी बेंगलुरु में। और ये उनका पहला स्टेप है इंडिया में अपना रिसर्च और डेवलपमेंट यूनिट खोलने के लिए, अपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में करने के लिए। और आपको एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कई बार उससे रिलेटेड, जो उसके ऑनर होते हैं अगर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं तो आपको पूछा जाता है। तो टेस्ला के जो ऑनर हैं वो हैं एलॉन मस्क। तो अगर आपको पूछा जाए ये नाम किसके साथ रिलेटेड है तो ये टेस्ला कंपनी के साथ रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया की जो रिपब्लिक डे परेड है 2021 की, उसमें कौन सी फॉरेन कंट्री की जो मिलिट्री कॉन्टिजेंट है वो पार्टिसिपेट करेगा? तो आंसर है सी बांग्लादेश। जैसे मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि बांग्लादेश जो लिबरेशन वॉर था 2021 में, उसके 50 ईयर्स जो हैं वो सेलिब्रेट किए जा रहे हैं।
तो बांग्लादेश की जो 122 पर्सनल्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि इंडिया के जो रिपब्लिक डे परेड है उसमें कोई फॉरेन कंट्री की जो मिलिट्री है वो पार्टिसिपेट करे। ऐसा 2 बार आगे भी हो चुका है जिसमें कि फ्रांस और यूए की जो आर्मी है उन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से 2 स्टेटमेंट्स हैं। पहली स्टेटमेंट ये है कि 2020 में पहली बार जो राज्यसभा है वो लेस देन जो है 50 सिटिंग्स एक साल में हुई हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि लेस देन 50 सिटिंग्स हुई हों, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है कि पहली बार 2020 में ऐसा हुआ है कि जो विंटर सेशन है वो कैंसिल हुआ हो, तो इसमें आंसर डी है, बोथ इनकरेक्ट हैं। 3 और ओकेजन्स हुए थे जब राज्यसभा जो है वो लेस देन 50 सिटिंग्स के लिए जो है वो बैठी हो। तो 1999 में 48 डेज के लिए जो है राज्यसभा मीट की थी, और 2004 में एंड 2008 में भी जो है दोनों बार 46 टाइम्स जो है वो राज्यसभा जो है वो मीट की थी। लेकिन 2020 में सबसे ज्यादा कम है, सिर्फ 33 डेज के लिए जो है पूरे साल में जो है वो राज्यसभा की सिटिंग्स हुई हैं। और दूसरा ये है कि जो विंटर सेशन है ये भी फर्स्ट टाइम कैंसिल नहीं हुआ। इससे पहले 1984 में विंटर सेशन जो है वो कैंसिल हो चुका है, 1979 में भी और 1975 में भी। इमरजेंसी के पीरियड के टाइम पे भी जो विंटर सेशन है वो कैंसिल था, और 84 में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने 6 लाइट हाउस जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लॉन्च किए हैं, तो इनमें से कौन सी जगह पे? इंदौर, राजकोट, रांची। तो आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। ये जो लाइट हाउस है इसको आप पोर्ट वाला लाइट हाउस नहीं समझना। ये लाइट हाउस के अंदर क्या है कि जो ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज था, इंडिया का जो इनिशिएटिव था, उसके अंदर इंदौर, राजकोट, चेन्नई, रांची, अगरतला, लखनऊ, इन सारी जगह पे जो है लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स बनेंगे, जिसमें कि हर एक लोकेशन पे 1000 जो है वो हाउसेस बनेंगे 6 डिफरेंट टेक्नोलॉजी से। फॉरेन में जो टेक्नोलॉजीज जो यूज होती हैं, ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजीज, उनको इंडिया में जो है वो यूज किया गया है 6 जगह पे, 6 जगह पे, और 6 डिफरेंट जो है वो टेक्नोलॉजी जो है वो यूज की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपौर बील जो है रामसर साइट है, कौन सी स्टेट का ओनली रामसर साइट है? तो आंसर है असम का। दीपौर बील जो है असम का ओनली रामसर साइट है। इसलिए न्यूज में था क्योंकि अभी रिसेंटली वहां की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने कम्युनिटी फिशिंग को वहां पे बैन किया है, उन्होंने प्रोहिबिट किया है। और ये जो दीपौर बील है इसको 2002 में डेजिग्नेट किया गया था रामसर साइट, और ये अपनी एक्वेटिक लाइफ के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर ने हाल ही में एक बिल प्रिपेयर किया है जिसमें कि सेल ऑफ सिगरेट और टोबैको प्रोडक्ट्स के लिए जो एज है वो बढ़ा दी जाएगी इंडिया में। तो पहले जो एज है, जो परमिसिबल लिमिट है वो 18 ईयर्स है, तो उसको बढ़ा के अब जो एज है वो कर दी जाएगी 21 ईयर्स। तो 81 से एज को इंक्रीज करके 21 ईयर्स कर दिया जाएगा। इसके लिए गवर्नमेंट ने बिल ड्राफ्ट किया है वो है सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स अमेंडमेंट एक्ट 2020। अभी हाल ही में एक वेल प्रिजर्व्ड आइस एज का वूली राइनो जो है उसकी जो बॉडी है वो मिली है। कहाँ से मिली है? तो आंसर है साइबेरिया से मिली है। और ये पहला है वर्ल्ड का जो इतना ज्यादा जो आइस एज का जो एनिमल है जो बेस्ट प्रिजर्व्ड मिला है, क्योंकि उसके एंटेस्टाइन, उसके हेयर्स, उसके ऊपर जो लंप ऑफ फैट थी वो भी बिल्कुल वैसी की वैसी है, क्योंकि वो एकदम परमाफ्रॉस्ट रीजन में रहा, तो वैसे का वैसा ही था। इंडिया का पहला सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड जो है कहाँ पे लॉन्च किया गया? इंडिया फर्स्ट है। फिर से सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड जो है कौन सी स्टेट में लॉन्च किया गया? तो महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट में। वहां की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उन्होंने यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ एक एमओयू साइन किया, जिसके साथ मिलके वो को क्रिएट किए इंडिया फर्स्ट सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड। और ये पहली बार है जिसमें एक गवर्नमेंट बॉडी जो है वो आउटकम फंडर बनेगी इन अ बॉन्ड। यूनिसेफ की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री जो है उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ बर्थ्स हुए न्यू ईयर के दिन? 1 जनवरी को सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ बर्थ है कौन सी कंट्री में हुए? तो सबसे ज्यादा जो बर्थ हैं वो इंडिया में हुए। 2021 का जो फर्स्ट बेबी है वो फिजी में आया, लेकिन सबसे ज्यादा जो बर्थ्स हैं वो इंडिया में हुए, उसके बाद चाइना, फिर नाइजीरिया और फिर पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कोची मंगलुरु जो नेचुरल गैस पाइपलाइन है
वो क्या सप्लाई करेगी इसमें से? पाइप नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, बोथ या एलपीजी? तो आंसर है सी, बोथ। पाइप नेचुरल गैस एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जो पाइप है वो हाउस होल्ड के लिए और जो सीएनजी है वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के लिए। इसी के साथ ही नेचुरल गैस भी सप्लाई करेगी कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूनिट्स को। तो आप देख सकते हैं इस पाइपलाइन की जो लेंथ है वो 450 किलोमीटर्स है और ये कोची से केरला से मंगलुरु के बीच में जो है वो कनेक्टेड है। बहुत सारे पॉइंट्स पे पाइपलाइन जो पास करेगी, इर्नाकुलम, थ्रिसूर, पलाक्कड, कोझिकोडे, कासरगोड, मंगलुरु को कनेक्ट करेगी। इसका जो पर्पस है वो है एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो है और अफोर्डेबल पीएनजी हाउस होल्ड्स को देनी, कमर्शियल यूनिट्स को, और सीएनजी देनी ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को अक्रॉस 10 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ डिफरेंट गैस एजेंसीज अलोंग द पाइपलाइन। और इससे जो है एम्प्लॉयमेंट भी जो है वो भी बहुत ज़्यादा जनरेट हुई इस पाइपलाइन से। और जो सबसे अच्छी चीज़ है नेचुरल गैस पाइपलाइन की, सबसे अच्छी यही है कि जो एयर क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी और एक जो क्लीन फ्यूल है वो मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कोविड-19 की जो वैक्सीन जो इंडिया में जो स्टार्ट हुई है, उसकी जो एयर ट्रांसपोर्टेशन है उसके लिए नोडल बॉडी किसको अपॉइंट किया गया है? जितनी भी वैक्सीन है उसकी एयर ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो नोडल बॉडी है इंडिया में, वो है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विस कंपनी लिमिटेड, AAICLAS जो है वो नोडल बॉडी है कोऑर्डिनेट करने के लिए सारी वैक्सीन की। अक्रॉस 41 एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया जो है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ जो है जो पुणे वाला, वहाँ से वो मेन हब है, वहाँ से सब जगह जो है वो मॉनिटरिंग यही वाली एजेंसी करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्म योगी स्कीम जो है, जो कि स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम जॉब देगी, उनकी स्टडी के साथ साथ कौन सी यूनिवर्सिटी के कैंपस पे लॉन्च की गई है? तो आंसर है बी, लखनऊ यूनिवर्सिटी ने लॉन्च की है। और ये फर्स्ट टाइम है कि ऐसा कुछ इंडिया में लॉन्च किया गया है, जिसमें कि जो हर दिन जो है मैक्सिमम जो वर्किंग आवर है वो 2 आवर्स मिलेंगे हर स्टूडेंट को, और पूरे एकेडमिक सेशन में जो है 50 डेज की जो है वो लिमिट दी गई है और 150 रुपीज़ पर आवर दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है थाई पुसम जो है, ये फेस्टिवल जो है लॉर्ड मुरुगू की वर्शिप से रिलेटेड है, कौन सी स्टेट में मनाया जाता है? तो सबसे पहले तो आपको यही क्वेश्चन पुट किया जा सकता है, फेस्टिवल किस गॉड से रिलेटेड है, किसकी वर्शिप से रिलेटेड है। दूसरा क्वेश्चन ये किस स्टेट में मनाया जाता है? तो ये जो टिपिकल है ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसके अलावा साउथ की और बहुत सारी स्टेट्स में मनाया जाता है, लेकिन अभी हाल ही में तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने इस दिन को पब्लिक हॉलिडे जो है डिक्लेयर किया है। उन्होंने इसको पब्लिक हॉलिडे जो है वो डिक्लेयर किया है, जिसके लिए ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया कि आपको एग्जाम में इसके आने के चांसेस हैं जो बहुत ज़्यादा हैं। इसको तमिल मंथ जो थाई है, जो कि जनवरी 14 से फरवरी 12 के बीच में लाया करता है, तब इसको जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है फुल मून के डे पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा इंडियन अमेरिकन है जो कि फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर बने हैं यूएस आर्मी के? फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, वो भी इंडियन अमेरिकन ऑफ यूएस आर्मी। तो आंसर है ए, राज अय्यर। और ये जो पोस्ट है इसको जुलाई 2020 में ही जो है वो स्टार्ट किया गया है, इसीलिए ये जो है फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं यूएस आर्मी में। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट्स हैं प्रवासी भारतीय दिवस से रिलेटेड, तो हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले जो 16th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2021 की है, ये वर्चुअल फॉर्मेट में हुई है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। कितनी बार आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए कुछ जगह का नाम देके पूछ लिया जाता है कौन सी स्टेट में हुआ, तो सबसे पहले जो है ये वर्चुअल फॉर्मेट में हुआ। सेकंड है कि इसका थीम था कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, आपको उसका थीम भी पता होना चाहिए। थर्ड ये है कि जो चीफ मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश हैं वो इसके चीफ गेस्ट थे, तो ये स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इसमें चीफ गेस्ट जो थे वो सूरीनाम के प्रेसिडेंट थे चंद्रिका प्रसाद संतोखी। चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो हैं प्रेसिडेंट ऑफ सूरीनाम जो हैं वो इसके चीफ गेस्ट थे। नेक्स्ट है इसका जो फॉर्मेट है वो 2015 में जो है रिवाइज किया गया टू सेलिब्रेट प्रवासी भारतीय दिवस आफ्टर एवरी 2 ईयर्स, तो हर 2 साल के बाद जो है मनाया जाता है इसको। जो प्रवासी भारतीय दिवस है सबसे पहले इसको
कब मनाया जाता है? तो इसको 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो महात्मा गांधी है वो साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। इसी दिन के लिए इस दिन को शुरू किया गया, और इस दिन को जो है वो सबसे पहले जो स्टार्ट है वो 2003 में किया गया, और पहले ये हर ईयर सेलिब्रेट होता था, लेकिन 2015 में इसके फॉर्मेट को रिवाइज कर दिया गया। अब ये हर 2 साल में जो है एक बार ये इवेंट कंडक्ट होती है। इसमें जो इंडियन ओवरसीज जो डायस्पोरा है, जो फॉरेन में जितने लोग हैं, वो लोग यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें कि बहुत सारे एक्सपर्ट, पॉलिसी मेकर और स्टेक होल्डर जो हैं, उन लोगों को इनवाइट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी एक हाई लेवल कमेटी फॉर्म हुई है सुभाष चंद्र बोस की जो बर्थ एनिवर्सरी, उनकी 125th बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए जो कमेटी फॉर्म हुई है, उसके हेड कौन है? तो उसके हेड जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर होंगे। ये जो कमेटी है ये 85 मेंबर कमेटी है, जिसमें कि 10 सेंट्रल मिनिस्टर्स और 7 चीफ मिनिस्टर्स होंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड है, हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव को लेके। जो इंडिया की कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव है उससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं। तो पहली ये है कि इसमें जो वैक्सीनेशन ड्राइव में जो प्रायोरिटी है वो 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स को और फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी जाएगी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है कि इंडिया में इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए केवल कोविड शील्ड जो है उसी वैक्सीन को जो है अप्रूवल दिया गया है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। उसी के साथ ही कोवैक्सीन को भी 2 जो वैक्सीन हैं उनको गवर्नमेंट ने परमिट किया है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन को। थर्ड है कोविन जो पोर्टल है ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन देगा वैक्सीन स्टॉक का, ये करेक्ट है। और जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो जनवरी 16 को लॉन्च हुआ है, तो ये दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट पूरा ईयर हर कोई सफ़र किया है वर्ल्ड वाइड, तो इंडिया के लिए बहुत प्राउड मूवमेंट है। कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेके हमारे चैनल पे ऑलरेडी एक डिटेल डिस्कशन वीडियो है, जो कि आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है, तो आप उसको देख सकते हैं। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इंडिया की जो लॉन्गेस्ट कमर्शियल फ्लाइट थी, एक इंडियन एयरलाइन ने स्टार्ट की बिटवीन बेंगलुरु टू सैन फ्रांसिस्को। और इस फ्लाइट, ये जो फ्लाइट है सबसे पहले ये एयर इंडिया की फ्लाइट थी। तो पहला फैक्ट इससे रिलेटेड यही है कि एयर इंडिया की फ्लाइट थी बेंगलुरु से सैन फ्रांसिस्को। और दूसरी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो इसके साथ रिलेटेड था, ये ऑल विमेन क्रू इसमें जो था उन्होंने इसको फ्लाई किया, तो सारे विमेन पायलट्स थे। और ये सैन फ्रांसिस्को से लेके बेंगलुरु की जो है इनॉग्रल फ्लाइट थी, जो कि लैंड की कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जो कि बेंगलुरु में है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा जो नाम है इनकी कैप्टन जुआ अग्रवाल का था। तो अगर आपको नाम दे के पूछा जाए तो किस चीज़ के लिए वो न्यूज़ में रही हैं, तो लॉन्गेस्ट कमर्शियल फ्लाइट के लिए ऑफ एयर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी जो है वो फर्स्ट फीमेल बनी मेंस टेस्ट क्रिकेट में जो है ऑफिशिएट करने के लिए? तो आंसर है ए, क्लेयर पोलोसैक। ये ऑस्ट्रेलिया की हैं और ये फर्स्ट फीमेल हैं जिन्होंने कि मेंस टेस्ट क्रिकेट के 144 इयर्स की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम जो है फोर्थ एम्पायर के रूप में इन्होंने फोर्थ एम्पायर का जो है इन्होंने रोल प्ले किया बिटवीन थर्ड टेस्ट बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। और इससे पहले भी उन्होंने जो है फाइनल को ऑफिशिएट किया हुआ है। ये फर्स्ट वीमेन थी इन वन डे इंटरनेशनल मैच ड्यूरिंग अ मैच बिटवीन नामीबिया एंड ओमान इन 2019। और ऑप्शन में जो बाकी 2 नाम हैं ये इंडियन क्रिकेटर्स के हैं, और इनको भी मई में आईसीसी ने जो है वो इंटरनेशनल पैनल में आईसीसी डेवलपमेंट एम्पायर्स के रूप में जो है इनको नेम किया था। बट अगर कोई चीज़ किसी स्पोर्ट्स सीरीज़ में इतनी बड़ी हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम कोई चीज़ होती है, तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। तो ये फोर्थ एम्पायर थी। इसी के साथ ही हमारा जनवरी 1 से लेके जनवरी 15 तक जो करंट अफेयर का डिस्कशन था वो कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।